हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। एक कहानी आज हमारे समाज की, गांव घर की या संयुक्त परिवार से टूटने बिखरने की कहानी हम लेके आए हैं। तो जो इस कहानी को हम आगे लेकर चलें, इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सहयोग कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप घंटी जो है उसको ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचे और हमारे चैनल को प्रोग्रेस मिल सके। तो इसी के साथ अब चलते हैं कहानी, और वो है संयुक्त परिवार के बिखरने का। आपके सामने ये जो फ़ोटो दिख रहा है, फ़ोटो देख करके आप सोचिए ये क्या है। इमेजिन कीजिए कि कितना ये दुखदाई है, क्या इसका महत्व रहा होगा और क्या महत्व अब रह गया है। देख करके एक आश्चर्य होता है हमारे समाज की व्यवस्था पर, हमारे अपने सोच पर कि अच्छे चीज़ को हम कैसे बर्बाद कर देते हैं, कैसे तोड़ देते हैं। कोई गाय की बंटवारा करता है तो क्या उसको हाफ हाफ काट लेगा? अफसोसजनक है ये। तो यही कहानी हम लोग देखते हैं कि ये जो तस्वीर है वो दो भाइयों के बीच का है और उन दो भाइयों में बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद बनी हुई यह तस्वीर है। तस्वीर बताता है कि बीच में दीवार पड़ा है और ये दीवार पड़ा है बंटवारे के कारण, फर्क होने के कारण, अलगाव होने के कारण। बाप दादा की देहली को जिस तरह बांटा गया है, हमारे बाप दादा या खानदानी पुरखों का जो घर है, एक गेट बनाया गया है, सभी के लिए कॉमन दरवाज़ा था। आज दो भाई अलग अलग होने लगे तो बीचों बीच, चूँकि गेट बीच में था तो दोनों तरफ बराबर ज़मीन है, 1 इंच इधर उधर लोग नहीं छोड़ना चाहता है और कुर्बान नहीं करना चाहता, अपने भाई को 1 इंच ज़्यादा ज़मीन नहीं दे सकता है। आज चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ही ले लें, और इसी हालत में, इसी चाहत में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, केस करते हैं, लाखों बर्बाद कर देते हैं, बरसों गुजार देते हैं इसी टेंशन में। और फैसला होता है, बंटवारे का समय आता है तो एक गेट जो है, वो गेट जो सफिशिएंट था आने जाने के लिए, 3 फीट का मान लीजिए गेट है, तो बीच में दीवार पड़ गया, 1.5 फीट की गैलरी बन गई। कैसे लोग आए जाए ये सोचता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो उस घर की शोभा थी, जो उस दरवाजे की शोभा थी, वो ख़त्म हो गया। तो ये बाप दादा की जो देहली है, ये दरवाज़ा जो है, इसको बांटा गया है, वह हर गांव घर की असलियत को भी दर्शाता है कि आपके हर गांव में, हर एक घर के मोहल्ले में आपको आसपास में ये कहानी दिख जाएगी कि किस तरह से लोग बंटवारा करके अपने घर को, अपने संस्कार को बर्बाद कर देते हैं, अपनी खूबसूरती को बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए ये सही नहीं है। दरअसल हम गांव के लोग जितने खुशहाल दिखते हैं उतने हैं नहीं। लोग शहर वाले सोचते हैं कि गांव वाले शांति प्रिय होते हैं, शांति से रहते हैं, खुश रहते होंगे। गांव वाले सोचते हैं कि शहर वाले ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, वो खुश होंगे। अपने को कोई खुश नहीं समझता है, कोई खुश किस्मत नहीं समझता है। सब समझता है कि सामने वाला, दूसरे लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश है हमसे, और उसके कारण फिर वो जलते हैं। उसके सुख के कारण कि दूसरा कोई सुखी क्यों, कैसे, और हम सुखी क्यों नहीं हैं, इस कारण से लोग तकलीफ़ में रहते हैं और अपने को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जितना खुश दिखते हैं, असल में उतना खुश होते नहीं हैं। ज़मीनों के केस, पानी के केस, खेत मेड़ के केस, रास्ते के केस, मुआवजे के केस, ब्याह शादी के झगड़े, दीवार का केस, आपसी मनमुटाव, चुनावी रंजिशों ने समाज को खोखला कर दिया है। इतना जो नाम गिनाए, ये सारे केस, मुकदमे, झंझट, ज़मीन के लिए, जोरू के लिए झंझट होते रहता है। कभी किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, अब वो तिल का ताड़ बन गया। अब लड़ना है, अपने स्वाभिमान को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं, और इसी को दिखाने में लोग बर्बाद हो जाते हैं, केस करने जाते हैं। आप जानते हैं कि जब आप केस करते हैं, केस कहाँ करते हैं? कोर्ट में, जिला जाएंगे, थाना जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। 10-20 साल आप लड़ेंगे क्या? आप तो लड़ेंगे नहीं,
आप वकील को करेंगे अपने तरफ से बोलने वाले के लिए, पैरवी करने के लिए, सामने वाला भी पैरवी करने के लिए वकील रखेगा, लड़ेगा वकील। वकील का तो पैसा है, वो आपसे पैसे लेंगे, तारीख पे तारीख चलते जाएगी, आप पैसे कमाते जाइए, वहाँ भरते जाइए। फैसला आखिर में आपको ही करना है। फैसला अंत में जो होगा तो वो तो सो होगा ही। जो आप दोनों आराम से बैठ कर के फैसला कर सकते थे, उसको आपने 10-20 साल के लिए अटका दिया, दूसरे के हाथों में सौंप दिया। क्या ये हमारे लिए निर्माण का कार्य है? क्या हमारे लिए सुख शांति चैन भरा ज़िंदगी जीने का एक जरिया है? नहीं, ये एकदम से सुख शांति छीन लेता है। मन मुटाव, जलन, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, हत्या, इस सब को बढ़ावा देता है ये केस मुकदमे का। जो हमारे यहाँ कभी भी बात देखते हैं कि जो परिवार, जो समाज शांति प्रिय होता है, शिक्षित होता है, समझदार होता है, छोटे छोटे मुद्दे को आराम से चुटकियों में हल कर देता है। जरा सा हम ही झुक जाएं, हमारे एक कदम झुकने से, एक कदम पीछे हटने से अगर समाज में शांति बनी रहती है तो ये ज़्यादा उचित होगा कि हमको निर्णय वैसा ही लेना चाहिए। अन्यथा हम किसी से कम नहीं, ये दिखाने के चक्कर में फिर बर्बादी तो निश्चित है। बर्बादी एक तरफ की नहीं होती है, दोनों की बर्बादी होती है। आपने सुना होगा कि महाभारत हुआ तो सिर्फ कौरव ही नाश नहीं हुए, कौरवों के 100 भाई मरे, पांडव के 5 भाई जीवित रहे, लेकिन नाश दोनों तरफ का हुआ, बर्बादी दोनों तरफ के हुए। सैनिक दोनों तरफ के मरे, परिवार के लोग भी दोनों तरफ के मरे। क्या पांडव ने अपने वंशजों को नहीं खोया? अभिमन्यु या फिर भीम के लड़के जो थे, सारे लोग सब मरे। क्या ये उनका बर्बादी नहीं हुआ? तो लड़ना जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारे केस जो है, ये पॉलिटिक्स की बात जब हमारे समाज में घुस गई, अभी आप देखते हैं कि पंचायती चुनाव होता है, तो पंचायत का जो चुनाव होता है, मुखिया के लिए हो, वार्ड के लिए हो, आप देखेंगे कि जानी दुश्मन की तरह लोग लड़ते हैं। और वो दुश्मनी सिर्फ चुनाव तक नहीं रहता है कि चुनाव लड़ने के लिए भाई एक दूसरे का बुराई कर लिए, चुनाव में वोट जिसको मिलना था मिल गया, अब मुखिया बन गया या प्रतिनिधि बन गए, अब वो बात भूल जाइए, अब सबके लिए आप मुखिया बन गए हैं। तो ऐसी बात नहीं होती है। वो दुश्मनी को गांठ बांध लेता है और फिर वो बरसों तक टिकता है। तो ये हमारे समाज के लिए उचित नहीं है, उसके समाज के भलाई के लिए ये कदम सही नहीं है। अब सोचना पड़ेगा बुद्धिजीवियों को, इस पर आगे आकर के कुछ बात करना पड़ेगा कि चुनाव का क्या तरीका हो। अब गांव वो नहीं रहे कि बस गांव में या गांव की लड़की को देखते ही सीट खाली कर देते थे बच्चे। कोई लड़की आ गई, गाड़ी पे जा रहे हैं तो भाई महिलाओं का सम्मान करना है, उनको सीट दे दिए बैठने के लिए। अब ऐसा समय नहीं रहा। 2-4 थप्पड़ गलती पर किसी बुजुर्ग या ताऊ ने टेक दिए तो इशू नहीं बनता था। एक समय था हमारे समय में, बचपन में, कि कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ है, कुछ गलती काम कर रहा है तो समाज के कोई भी बड़े बुजुर्ग उसको पीट सकता था, उसको डांट सकता था, समझा सकता था, 2 थप्पड़ लगा सकता था, क्योंकि वो उसका गार्जियन समझते थे, वो जिम्मेदारी समझते थे कि मेरे गांव का एक लड़का बिगड़ा कैसे बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ने देंगे इसको, समझाएंगे इसको। और उसको मारपीट करके भी उसको समझा के घर लाते थे, स्कूल भेजते थे, उसके भलाई में जो हो वो काम कराते थे, वो सजेशन देते थे। चाहे ये गांव के कोई भी बड़े बुजुर्ग हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, अन्य कोई लोग भी हो सकता है। और इसको पीटने के कारण लड़की के माँ बाप कुछ नहीं बोलते थे। वो जानते थे कि हमारे बच्चे की भलाई के लिए कह रहे हैं, बच्चे ने ज़रूर कुछ गलती किया है, और वो इशू नहीं बनता था। आज क्या है कि मेरे बच्चे ने गलती भी किया तो इसको आप बोलने वाले कौन हैं? आज कोई दूसरा किसी के अन्य के बच्चे को बोल नहीं सकता है। आज ये समय हो गया है कि इतना कठिन समय हो गया है कि आप अपने बच्चे को भी बोल पाने में सक्षम नहीं हैं। आज गार्जियन अपने बच्चे से डरने लगे हैं कि हम बच्चे को बोलेंगे तो बच्चा हो सकता है कि हमको ही पीट दे, हम पर हाथ छोड़ देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा, हमारी बात को उठा देगा, घर छोड़ करके भाग जाएगा, सुसाइड कर लेगा, कुछ न कुछ ऐसी गलती कर लेगा कि हम फिर ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। और इसी डर से अब ना कोई गार्जियन, ना कोई माता पिता, ना कोई आस पड़ोस के समाज के बड़े बुजुर्ग
किसी को डांट पाते हैं, इससे हमारे समाज का क्या भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम रसातल की ओर जा रहे हैं। हम अनियंत्रित कर दिए हैं। घोड़े के जो लगाम होते हैं मुंह पर, उसको अब छोड़ दिए हैं। घोड़ा खुले तरह से दौड़ेगा बिना लगाम के तो ज़रूर है कि तोड़ फोड़ कर देगा, समाज का विध्वंस करने की ओर प्रगति करेगी, गति करेगी वो। क्योंकि हम जानते हैं कि समाज जो है हमेशा, या बचपना किसी का होता है, वो गलत की ओर जल्दी वो उसमें प्रेरणा आ जाती है, अच्छे की ओर नहीं होता है। आप जानते हैं कि पानी जिस तरह से ऊपर से नीचे ऑटोमेटिक वो गिरते रहता है, गिरा देंगे, अगर उसको सहारा नहीं है तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऊपर उठाने के लिए एक मेहनत करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो समाज में भी एक प्रयास करना पड़ता है समाज को सही दिशा देने के लिए। तो आज अब ऐसा समाज हमारा गांव का भी नहीं बचा है। शहर में तो नहीं था पहले से भी कि कोई किसी को बोले, लेकिन गांव में ये था, सामाजिकता था कि एक दूसरे को लोग संभालते थे, समझते थे कि कोई सब कुछ हमारे गांव का कुछ करेगा, कोई लड़का तो सबका नाम होगा, गांव का नाम रोशन होगा। अब ये बात नहीं रही। अब हम पूरी तरह से बंटे हुए लोग हो गए हैं। गांव में अब एक दूसरे की उपलब्धियों का सम्मान करने वाले, प्यार से सिर पर हाथ फेरने वाले लोग संभवतः अब मिलने मुश्किल हो गए हैं। पहले कोई उपलब्धि, चाहे मैट्रिक पास करे, इंटर पास करे, ग्रेजुएशन पास करे, कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले ले, कोई सर्विस कर ले, तो बड़े बुजुर्ग आकर के उसको आशीर्वाद देते थे, बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया और भविष्य में उन्नति करो, तुम्हारा जीवन जो है सुखमय हो। ये आशीर्वाद अब नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ना आशीर्वाद देने वाले बच्चे हैं और ना आशीर्वाद लेने वाले बच्चे हैं। कोई उपलब्धि अगर करता है, पाता है, तो पहले लोग कहते थे कि भाई आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआओं का परिणाम है, भगवान की कृपा है कि हमारे ऊपर कि हमने ये उपलब्धि हासिल की। आप सबका हम अभिवादन करते हैं, आप सबका हम चरण स्पर्श करते हैं, आप लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसा बोलने वाला आज नहीं है। जब आप किसी से आशीर्वाद लेंगे नहीं तो कोई आशीर्वाद देगा कैसे? आज उपलब्धियां ऐसी होती है कि कहते हैं कि हमने खुद के बल पर किया है, दूसरे का इसने क्या है, किसी का कोई योगदान नहीं, जो किया मैंने किया। अब मैं जब आ गया है, ये अहंकार, ये घमंड किसी के आशीर्वाद का उसको सोर्स नहीं बनाता है। कोई आशीर्वाद कैसे देगा? इसलिए अब ऐसे लोग मिलने असंभव हो गए हैं। हालात इस कदर ख़राब हो गया है कि अगर पड़ोसी फलां व्यक्ति को वोट देगा तो हम नहीं देंगे। इतना नफरत हो गया है दो भाई में, दो पड़ोसी में, कि कहता है कि वो जो करेगा उसका उल्टा हम करेंगे, वो जो करेगा वो हम नहीं करेंगे। वोट देने तक में भी वो जिसको वोट देगा हम उसका नहीं देंगे, उसका पक्षधर हम नहीं रहेंगे, उसके अपोजिट का हम रहेंगे। और वो कोशिश करेगा उसको जिताने का, हम कोशिश करेंगे इसको जिताने का। और उन दोनों पार्टियों का, उन दोनों उम्मीदवारों का लड़ाई यहाँ पर घर की लड़ाई हो जाती है। इतनी नफरत कहाँ से आई? लोगों में ये सोचने और चिंतन का विषय है कि लोगों में इतनी नफरत कहाँ से आ गई है। गांव में कितने मर्डर होते हैं, कितने झगड़े होते हैं, कितने केस अदालतों व संवैधानिक संस्थाओं में लंबित है, इसकी कल्पना भी भयावह है। आज जितने भी केस मुकदमे आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम गांव से होते हैं और बिना बात के छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए, पीटने के लिए, गाली के लिए केस मुकदमे होते हैं, जो कि आराम से निपटाए जा सकते थे, लेकिन वो केस आगे बढ़ा और लटका रहा। संयुक्त परिवार अब गांव में एक आध ही बचे हैं। मुश्किल से आपको किसी गांव में संयुक्त परिवार दिखेंगे जहां दादा परदादा भी है और चाचा भी है, बेटा पोता नाती नतनीन भी है। इतना 3-4 पीढ़ी जो एक साथ रहता था संयुक्त परिवार में, अब नहीं देखने को मिलता है। मिलेगा भी तो एक आध जो अपने को बना करके रखा है। लस्सी दूध जगह वहाँ भी ड्यू कोका कोला पिलाई जाने लगी है। पहले जो हमारे घर में समाज में लस्सी, दही, दूध, पेड़ा, मक्खन ये सब का प्रचलन था, अब गांव में भी कोका कोला का, थम्स अप का या पेप्सी का बोलबाला हो गया है, चाहे स्प्राइट का हो। सारे कुछ कल्चर हमारे बदल गए हैं। बंटवारा जो हुआ
केवल भारत का नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद हमारा समाज भी बट गया है। हमारा समाज, भारतीय समाज अब नहीं रह गया है और शायद हम अब जो है हम भरपाई की सीमाओं से भी दूर आ गए हैं। तुरंत चाहते तो भरपाई कर पाते, लेकिन आज इतने दूर हो गए हैं, हमारे दिल के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि इसको भरपाई करना, इसको मिलाना, इसको पाटना अब मुश्किल हो गया है। अब तो वक्त ही तय करेगा कि हम और कितने बटेंगे और कितने दूर होंगे। एक दिन यूं ही बातचीत में एक मित्र ने कहा कि जितना हम पढ़े हैं दरअसल हम उतने ही बेईमान बने हैं। मूर्ख थे, अनपढ़ थे, तो कम से कम हमारे अंदर सामाजिकता थी, मानवता थी, सहयोग की भावना थी। आज हम पढ़ लिख करके भी बेईमान बन गए हैं। आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो कहाँ है। सरकारी अफसरों के बीच में, आईएएस अफसर हों या कोई भी पीसीएस अफसर हों, आप देखेंगे कि बड़े बड़े पद पर बैठे व्यक्ति जिनको कहा जाता है कि आप इतने पढ़ करके महान मेहनत करके महान व्यक्ति बने हैं, आपने इतना संघर्ष करके, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या कोई पीसीएस कमीशन का आप एग्ज़ाम दे करके हार्ड मेहनत करके आपने उसको ट्रैक किया है, क्रैक किया है, आपने उस पद को पाया है। इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा काबिल थे, आप सबसे ज़्यादा होशियार थे, आप सबसे ज़्यादा समझदार थे, आप जिला को संभाल सकते थे, आप समाज को एक दिशा दे सकते थे। लेकिन भ्रष्ट वही होते हैं, वहीं से भ्रष्टाचार चालू होता है। वो भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं करता है, बढ़ावा देता है अपने लिए भी कि हम भी खाएं, तुम भी खाओ, चाहे घोटाला कुछ भी करते रहो। समाज में पब्लिक का कितना भी दोहन करो, सब जायज़ है, लेकिन अपना पेट भरना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हम जितने पढ़े हैं उतने ही हम और बेईमान बन गए हैं। गहराई से सोचें तो ये बात सही लगती है कि पढ़े लिखे लोग हर चीज़ को मुनाफे से तौलते हैं कि हमको क्या फ़ायदा, किसी का सेवा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी करना है किसी का मदद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हर चीज़ को हम फ़ायदे से देखते हैं, नफ़े नुकसान करके तौलते हैं, फिर काम करते हैं। और ये बात आज समाज को तोड़ रही है। दो भाई भी है तो वहाँ भी नफ़े नुकसान की बात करेंगे तो हो सकता है कि सभी लोग बराबर नहीं कमाते हों, एक जैसे कमाने वाले नहीं होते थे। संयुक्त परिवार में यही उसकी खासियत थी कि दो चार भी कमाने वाले हैं तो कुछ लोग घर परिवार चला लेते थे, कुछ सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते थे, कुछ पढ़ाने लिखाने में उपयोग आते थे। कई तरह का दायित्व होता है घर में, सो वो मिल बांट करके काम करते थे। आज हम सोचने लगे कि सभी लोग कमाने वाले ही हों, तो खाने वाले बैठ के कोई नहीं हो। कोई बैठ के खा रहा है तो नज़र में खटकने लगता है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो बंटवारे का ये जड़ और ये कारण है कि अंदर में हमारे अंदर ये हो गया है कि हम बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, लालची हो गए हैं और घमंडी भी हो गए हैं। तो समाज हमारा इस तरह से बट गया है कि अब इसको मुश्किल है कि फिर से एक साथ ला सकें। अगर इसमें पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग समाज को एक उच्च आदर्श की ओर प्रेरित कर सकें तो संभव है कि संयुक्त परिवार फिर से बने, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रहे, उनको अनाथाश्रम जो है नहीं जाना पड़े, उनको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में ही देखभाल हो सकेगा। आप सोचते हैं कि आपके माता पिता का कोई दूसरा आप ले जाएं वृद्धाश्रम में, कोई ख्याल क्यों करेगा? उसको भाई क्या मिला है? अपने बच्चों को जितना केयर किया उसके बच्चे उसको रिटर्न करके उनका पालन पोषण कर सकते हैं। जो प्रेम से अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। लेकिन इस विचार से हम बहुत दूर आ गए हैं। तो हम दोनों तरफ से देखें तो संयुक्त परिवार हमारे लिए अच्छा था, चाहे उसमें कमज़ोर भी है तो उसका भी गुजारा हो जाता था। हमारे समाज की जो एक संरचना थी वो सुदृढ़ बनी हुई थी, बहुत सोच समझ करके एक ये पैरामीटर बनाया गया था संयुक्त परिवार का, अब टूट गया है। प्रयास करें, हम शुभकामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सद्बुद्धि दे और हमारा परिवार जो है वो एक संतुलित वातावरण में जीने के लिए सक्षम हो, अभ्यस्त हो और ऐसा सबको प्रेरणा मिले। इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सबने अंत समय तक सुना, सबका धन्यवाद।